नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चला है देश की सबसे सार्थक बहस ललकार का। ललकार तो इधर महाराष्ट्र से लग रही है शिवसेना को असली और नकली बताने के लिए। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। शिवसेना को उसका नया नेता मिल गया है। ये कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। स्पीकर राहुल नार्वेकर के एक फैसले ने उद्धव ठाकरे की सियासत को सबसे बड़ी चोट दे दी है। तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे को अपने सियासी कैरियर की सबसे बड़ी जीत मिली है। स्पीकर ने मान लिया है कि शिंदे गुट ही असल शिवसेना है और शिंदे गुट की जो शिवसेना की लड़ाई थी उसमें बड़ी जीत मिली है। शिंदे की सीएम कुर्सी पर बने रहने की बात भी कर दी गई है। अब महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत उनके गुट के 16 विधायकों की सदस्यता बरकरार रखी है। और स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बुधवार को अपने फैसले में कहा है कि शिंदे गुट ही असल शिवसेना है। स्पीकर ने उद्धव गुट के 14 विधायकों की सदस्यता भी हालांकि इस दौरान बरकरार रखी है। शिंदे गुट को असली शिवसेना बताए जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि स्पीकर के फैसले से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हुई है। नतीजा मैच फिक्सिंग ही निकला, ये लगातार उद्धव गुट के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है और इसीलिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई करे, ये भी अपील की गई है। लेकिन अब बड़ी बात आती है कि आखिर स्पीकर ने फैसले जो सुनाए उसमें क्या कुछ बड़ी बातें रही। तो आपको बता दें कि शिंदे के पास शिवसेना के 55 में से 37 विधायक और उनका गुट ही असली शिवसेना है। चुनाव आयोग ने भी यही फैसला दिया था। शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटाने का फैसला उद्धव का था, पार्टी का नहीं। और ऐसे में शिवसेना संविधान के अनुसार वे अकेले किसी को पार्टी से नहीं निकाल सकते। शिंदे गुट की तरफ से उद्धव गुट के 14 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग खारिज कर दी गई है। शिंदे गुट ने केवल आरोप लगाए, उनके समर्थन में सबूत नहीं दिए गए और यह बात कही गई है स्पीकर की तरफ से। आधार क्या रखा गया वो भी आपको बता दें। दरअसल कहा गया कि शिवसेना के 1999 के संविधान को ही आधार माना गया। स्पीकर ने कहा 2018 का संशोधित संविधान चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है, इसलिए वह मान्य नहीं होगा। और 21 जून 2022 को फूट के बाद शिंदे गुट ही असली शिवसेना था। उद्धव गुट के सुनील प्रभु का व्हिप उस तारीख के बाद लागू नहीं होता, इसलिए बतौर व्हिप भरत गोगावले की नियुक्ति सही है। विधानसभा अध्यक्ष ने यह बात कही है। तो फैसले की अहम बातें और आधार तो अपनी जगह है, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के विधायकों की सदस्यता मामले पर फैसला आने के बाद सियासी पारा भी हाई हो गया है, जो कि होना भी लाजमी था। और इसी मामले को लेकर के अब प्रतिक्रियाएं भी खूब आने लगी हैं। जरा सुनिए आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को और उद्धव ठाकरे साहब को। सत्यमेव जयते, ये सच्चाई की जीत हुई है, लोकशाही की जीत है, ये सच्चाई की जीत है और ये हमारे तमाम शिव सैनिकों की जीत है, ये महाराष्ट्र के जनता की जीत है। जिस तरह लोकशाही में बहुमत को, मेजॉरिटी को महत्व है, मैं पहले से कह रहा था और इसलिए ये मेरिट के ऊपर दिया हुआ निर्णय है, इसलिए ये सच्चाई की जीत हुई है। जिस तरह आरोप लगाया जा रहा था उसके बाद जो फैसला आया दोनों पक्षों की तरफ से बराबर के जैसा फैसला आया, कोई आरोप नहीं हुआ, क्या कहना चाहिए? नहीं, आरोप तो लगाने का काम उन्होंने सरकार स्थापित हुआ उस समय से किया। सरकार आज गिरेगा, कल गिरेगा, परसों गिरेगा, मुख्यमंत्री बदलेगा, ये तो पहले से उन्होंने आरोप लगाया। और जो फैसला आज दिया है, ये लोकशाही में कोई भी व्यक्ति पार्टी को अपनी निजी मालमत्ता, प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह यूज नहीं कर सकता है, मनमानी निर्णय नहीं ले सकता है। ये बहुत बड़ा झटका परिवारवाद और एकाधिकारशाही, हुकुमशाही
तरीके से पार्टी चलाने वाले लोगों को दिया हुआ एक बड़ा झटका है। मतलब उनको, मुझे ऐसे लगता है कि जो जिम्मेदारी दी गई थी वो उनके समझ में नहीं आई। मामला सीधा था, डिस्क्वालिफिकेशन का था, और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रेमवर्क दिया था क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने हमारा व्हिप सुनील प्रभु और गुट का नेता अजय चौधरी, उसको उनकी जो हमने नियुक्ति की थी वो मान्य की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस फ्रेमवर्क में आप देखो कि उस दिन क्या था, तो उन्होंने वो छोड़कर नई अदालत उन्होंने की और सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ अलग, या ऐसे उनको लगता है कि इतनी महाशक्ति उनके पीछे है कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारा कुछ, उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और ये तो अन्याय नहीं, उनकी समझ के बाहर का ये शायद डिसीजन था, या ऊपर से जो आया वो उन्होंने किया है। और इसलिए मैंने कल प्रेस में कहा था कि ये इनकी मिलीभगत है। अब देखना ये होगा कि प्रजातंत्र की हत्या तो इन्होंने फिलहाल तो की है, सुप्रीम कोर्ट में ये टिकेगा नहीं, लेकिन क्या ट्राइब्यूनल सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है या नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है, वो अभी देखना होगा। देश में प्रजातंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा। मैंने कई बार कहा है, जब हमारी दसरा रैली थी उस वक्त भी मैंने कहा था हमारे बारे में चलो 20 साल के बाद दे दो फैसला, हमें मंजूर है, लेकिन इस देश में डेमोक्रेसी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो इन्होंने, इनका मानना ऐसे कि नहीं रहनी चाहिए। लेकिन अब दूसरा सवाल आया है कि सुप्रीम कोर्ट भी रहेगा कि नहीं रहेगा, या ऐसे ट्राइब्यूनल उसके ऊपर रहेंगे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सारी आशा है और जनता को तो यह फैसला मंजूर नहीं है। तो महाराष्ट्र में पिछले लंबे समय से 1.5 साल से भी ज्यादा के समय से ये घमासान चल रहा था। शिवसेना की लड़ाई छिड़ी हुई थी कि आखिर असली शिवसेना कौन है, और अब इस पूरे मामले पर जब फैसला आ गया तो लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं शिंदे गुट और उद्धव गुट की तरफ से। लगातार ये कहा जा रहा है कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की गई है, उद्धव गुट की तरफ से कहा जा रहा है। वहीं अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत उनके सहयोगियों, उनके नेताओं का अगर हम जिक्र करें तो लगातार कह रहे हैं कि सत्य की जीत हुई है और जो धनुष कमान, जो तीर धनुष गिरवी रखा था उसे छुड़ा लिया गया है। यह दावा किया जा रहा है शिंदे गुट की तरफ से। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। अश्विनी साही जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। गुलाब चंद दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवसेना के प्रवक्ता हैं शिंदे गुट के। कुलदीप तिवारी जी उद्धव गुट समर्थक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कुलदीप तिवारी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। हो गई सुनवाई और अब फैसला भी आ गया है, शिवसेना को असली नेता मिल गया। देखिए, जिस तरीके से आज ईडी के दबाव में आकर सब जो न्यायपालिका तक, सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत होती है सुप्रीम कोर्ट, उसकी तक अवमानना की गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने जो व्हिप हमारा था, जो हमारे गट नेता थे, उनको मान्यता दी थी। साथ में उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप चुनाव आयोग के फैसले को अलग साइड में रखते हुए अपना निर्णय दें। ठीक है, उसके बावजूद भी क्या हुआ, जाते हैं अनुमति लेते हैं शिंदे जी से। एक शिंदे जी आरोपी है और जो फैसला सुनाने वाले कौन, जज होता है। तो उस टाइम तक जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो जज हैं। जज आरोपी से जाके मिलके एक बार नहीं, दो 3 बार मिलते हैं, वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद फैसला देते हैं। उससे साफ पता चलता है कि ये सब मिली भगत है और हमें ऐसी ही अपेक्षा थी। दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष जी ने क्या कहा कि 2018 का जो उद्धव जी का चुनाव था, उद्धव जी अध्यक्ष थे, वो मान्य नहीं किया जाएगा। 1999 का शिवसेना का जो संविधान था वो माना जाएगा। तो फिर जब 2018, भाई ये तो समझ में सब पे आना चाहिए, कॉमन सेंस वाली बात है कि 2018 में जो एबी फॉर्म दिए थे उसी चुनाव पर कौन चुनाव लड़ा था? शिंदे जी उसी एबी फॉर्म पर चुनाव लड़े थे ना। तो वो एबी फॉर्म मान्य नहीं होना चाहिए। फिर तो सारे जो विधायक हैं वो निष्कासित कर दिए देना चाहिए, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जानी चाहिए, क्योंकि वो एबी फॉर्म वैलिड भी माने जाएंगे जब उद्धव जी 2018 के संविधान के अनुसार नेता नहीं है। तो फिर चुनाव आयोग ने क्यों इनको जीता हुआ घोषित किया? चुनाव आयोग ने क्यों इनको माना कि ये विधायक है? ठीक है, 2018 में तो वो अध्यक्ष है ना उद्धव जी। ठीक। गुलाब चंद दुबे जी,
ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की गई है और लोकतंत्र पर जो विश्वास था लोगों का वो उठता नजर आ रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है उद्धव गुट की तरफ से। हेलो जी हाँ, डिस्पैच हो गया। गुलाब चंद जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा, आपसे जोड़ने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। अश्विनी शाही जी, मैच फिक्सिंग था और सबसे बड़ी भूमिका तो इसमें आपकी बताई जा रही है। देखिए, जब किसी के नीचे से रियासत निकल जाती है, चूंकि उद्धव ठाकरे साहब रियासत के स्वामी थे और अपने आप में वो बाला साहब ठाकरे जी बनने की कोशिश कर रहे थे, उनके नीचे से पूरी पार्टी निकल गई और उनको पता नहीं चला, भाजपा को दोषी कह रहे हैं, अपना घर आप बचा नहीं पाएंगे। ये कोई बात नहीं होती है। आप लोगों ने 2018 में जो संविधान में संशोधन किया उसकी सूचना क्या चुनाव आयोग को दिया? नहीं दिया। 1999 का संविधान था, वो चुनाव आयोग के पास था, तो चुनाव आयोग ने तो मान्यता पहले ही दे दिया था। इसमें क्या मतलब है कि किसने गिरा दिया, किसने किया? आप अपना घर नहीं बचा पाए, आपके जो सलाहकार थे, जो ऑफिस बेयरर थे, वो कागज ठीक नहीं कर पाए, सूचनाएं नहीं कर पाए। सुनील प्रभु जी को सचेतक कब बनाया गया, ये भी देखने वाली बात है। तो जब आप हरदम गलती पर गलती करेंगे तो प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं ना, ये छोटी जो प्रॉपर्टियां हैं, सबकी लोग समझते हैं कि ये हमारी है, चाहे वो जिस भी परिवार की हो, तो वही उद्धव साहब ठाकरे ये समझ रहे थे कि हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसको तो हमारा अब जागीर हो गई, पिताजी के पास, मेरे पास आई, या बेटे को ट्रांसफर करेंगे, आगे चलती रहेगी। लेकिन ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जिसके पास मेजॉरिटी होती है, जिसके पास लोग होते हैं, आपसे लोग असंतुष्ट थे, पूरे राज्य के, क्षेत्र के, जिला के, सब सारे पंचायतों के लोग आपके साथ चले गए, आप बचा नहीं पाए। तो ये अपना फेल्योर मानते हुए उद्धव साहब ठाकरे को ये सब प्रलाप बंद कर देना चाहिए और अब उनको मान लेना चाहिए कि हम गलत थे। किसी के ऊपर आरोप लगाने से मतलब नहीं होता है। हम अपने घर को नहीं संभाल पाए, हम अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाए, फेल्योर होना मानना चाहिए। ठीक है, गुलाब चंद दुबे जी, ये कहा जा रहा है लगातार कि दरअसल ये पूरा मैच फिक्स था और विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के कहा जा रहा है कि वो जज की भूमिका में थे और आरोपी बताया जा रहा है शिंदे साहब को, और ये फैसला सुनाए जाने से पहले ही एक दूसरे से मुलाकात के मायने क्या? जी योगेश जी, मुलाकात का मायने कुछ निकालना वो उनकी भूल हो सकती है, उनकी समझ हो सकती है। स्वाभाविक है चीज के लिए कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के चुनाव आयोग से लेकर के कल का विधानसभा अध्यक्ष का उनका अपना निकाल या उनका अपना फैसला, इसको हम लोकतंत्र व्यवस्था में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र को हम मानते हैं। स्वाभाविक बात है कि जीत लोकतंत्र की हुई है। जीत आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे की जीत हुई है, उस विरासत की जीत हुई है, उस हिंदुत्व की जीत हुई है। अब रही बात, इन लोगों के पास कुछ बचा नहीं है, इनका सूरज अस्त हो चुका है, अब इनको कहने के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब बात करते हैं, ये चुनाव की बात करते हैं, कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, विधानसभा बात करते हैं। अब वो बहुत सन्निकट है, 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें पता चल जाएंगे लोगों को कि जनमानस या जनमत किस तरफ है। अरे हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों को उसी दिन दमन कर दिया गया, उस दिन हत्या कर दिया गया जिस दिन ये आदरणीय उद्धव साहब मुख्यमंत्री बन गए, उनके बेटे कैबिनेट मिनिस्टर बन गए और कांग्रेस से मिल गए, राष्ट्रपति से मिल गए। उसी दिन शिवसेना नाम लेने का उन्हें अधिकार भी नहीं, हक भी नहीं है। सच तो यह है योगेश जी। अब ये तरह तरह की बातें लेके खड़ा कर रहे हैं कि षड्यंत्र है, साजिश है। रुकिए कुलदीप जी रुकिए। अभी आप मेरे भाई, आपको कितना दिन शिवसेना में आकर के हो गया? अरे जितने दिन आपके दिन नहीं बीते उतने मेरे वर्ष बीत गए। आप मेरे भाई हो, जरा सुनो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिवसेना 1966 में जब जन्म लेती है तो मात्र हिंदुत्व के ऊपर और मराठी अस्मिता को लेकर के हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे अपने विचारों से समग्र देश में फैलते हैं, हिंदुत्व विचारधारा के आधार पर। मैं आपसे जानना चाहता हूं श्री योगेश भाई, क्या वो विचार आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब उसको जतन कर सके या उस विरासत को बनाए रख सके? सच तो है, अभी इनके पास वक्त समय है। राजनीतिक पटल पर योगेश जी किसी भी राजनीतिक संभावनाओं को नकारा नहीं जाता। आज वर्तमान में आदरणीय केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर ले, आज भी कुछ गई नहीं है।
वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी के लिए। अभी ये न्याय यात्रा पे निकले आदरणीय राहुल गांधी जी उनका समर्थन करने के लिए निकले हैं हमारे आदरणीय संजय राउत साहब। अरे यही नैतिकता है, यही न्याय नीति है, यही न्याय संगत है। न्याय संगत तो यह है कि हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी वो अयोध्या में मंदिर बनाना चाहते थे, मंदिर देखना चाहते थे, कश्मीर में 370 देखना चाहते थे। आज उनके सपनों को साकार हुआ तो आज उन्हीं का वंशज है, उन्हीं का परिवार आज न्याय यात्रा को समर्थन देने के लिए निकल पड़े हैं, जहां पे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का आगमन हो रहा है, जहां उनका स्वागत करना चाहिए। 15 तारीख से हमारे वहां पे यहाँ तो दरअसल बात तो गद्दारी और खुददारी पर आ गई ना। ये तो कहा जा रहा है कि गद्दारी की गई है। अब ये इनके संसदीय भाषा हो सकता है, हम तो संसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं योगेश जी। ये गद्दार शब्द कहते हैं। सच तो है कि गद्दार शब्द, इनके गद्दार शब्द बार बार 50 खोखे ओके गद्दार की बात करते हैं। ये इनका अपना मत हो सकता है, विचार कर सकते हैं, हमारे संस्कार में नहीं है। हम तो ये कह सकते हैं कि किसी हकदार के हक को मिटा देना बगावत है, तो समझ लेना हम सब बागी हैं, बगावत काम है मेरा, मर मिटेंगी निज हक के लिए, यही पैगाम है मेरा। ये मेरी सोच है योगेश जी। ठीक है, कुलदीप जी आपसे जवाब लेंगे, लेकिन एक कमेंट आलोक पांडे जी से भी ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं आपके पास। आलोक पांडे जी, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का जो फैसला आया विधायकों की सदस्यता पर, अब सियासी मायने इसके क्या निकाले जाएं? देखिए, पहले हमें लोकतंत्र की उस मूल भावनाओं को समझना होगा जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के अपने अपने विशेषाधिकार। तो जो विधायिका है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का कोई कानून लागू नहीं होता। आप ये बात मान के चलिए, चाहे विधायिका हो चाहे पार्लियामेंट, ये सोवरेन जगह है। इसीलिए तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि स्पीकर डिसाइड करेंगे, हम नहीं करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय जब गए तो सर्वोच्च न्यायालय क्या कहा, स्पीकर का विशेषाधिकार। उसके बाद में दूसरी जगहों पर आएंगे तो जैसे हमने बात सुनी तो कहा कि संविधान की हत्या हो गई और सुप्रीम कोर्ट भी अब रहेगा कि नहीं रहेगा, इस तरह जब बात करते हैं। और ये बड़ी जो असमंजस की स्थिति है और लोकतंत्र को गलत तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की बात करेंगे। मतलब संविधान में हो गया, टमाटर हो गया, जो चाहते कुछ काट देगा और फिर कहते हैं कि टमाटर की हत्या हो गई। तो ऐसी बात करते हैं, टमाटर काटा जा सकता है। जितनी जल्दी से विपक्ष ये कहता है कि संविधान की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई, वो टमाटर समझता है संविधान को। संविधान इतना छोटा नहीं है कि कोई भी उसकी हत्या कर दे। जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी उसकी हत्या नहीं कर पाई, 2 साल के अंदर बंधक संविधान को उन्हें आजाद करना पड़ा था। तो भारतीय जनता पार्टी या सिंधिया गुट की हत्या कर देगा? संविधान बहुत बड़ी चीज है और स्पीकर का विशेषाधिकार है। हालांकि इसमें प्रश्न लगाया जा सकता है। वो प्रश्न ये है कि अगर ओरिजिनल सिंधिया गुट ओरिजिनल है तो दूसरे वाले के ऊपर दर बदल कानून लगना चाहिए, उनकी विधायकी चली जानी चाहिए। तो यही सवाल तो दो लगातार यही सवाल तो उठा रहे हैं कि उनकी भी सदस्यता बरकरार रखी दी गई। इस जगह पर स्पीकर के विशेषाधिकार का कहीं भी मुझे किया है भी बने रहो, ये विशेषाधिकार का मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा दुरुपयोग है और ये मेरे सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। लेकिन संविधान की हत्या जैसी चीजों पर मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूं। ठीक है, कुलदीप जी, परिवारवाद को लेकर के करारा प्रहार किया जा रहा है, जो हम ये कह सकते हैं ठेठ भाषा में कि जिस चीज को अपनी बपौती लोग समझते हैं उस चीज पर अब ये प्रहार है। ये लोकतंत्र है। जिस लोकतंत्र की आप दुहाई देते हैं, वो जिस संविधान की आप दुहाई देते हैं, वो संविधान और लोकतंत्र वास्तव में लोकतंत्र के हिसाब से चलना चाहिए, ना कि विरासत के हिसाब से। देखिए, दूसरों के पर उंगली उठाने से पहले खुद की गिरेबान में झांकना चाहिए। जय शाह जी, अमित शाह जी के बेटे कौन से इंटरनेशनल प्लेयर है क्रिकेट के, जो बीसीसीआई का सचिव बना दिया गया। राजनाथ सिंह जी के बेटे खुद क्या हैं। ऐसे कई भी बहुत सारे नेता हैं। अनुराग ठाकुर जी को भी जानते हो। तो ये बात तो आप परिवारवाद की करिए बात। परिवारवाद हर पार्टी में है। दूसरी बात, गुलाब चंद दुबे जी हिंदुत्व की बात 370 का
जब हम समाधान किया शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में 370 का समर्थन किया गया, वो भाजपा उस टाइम कहाँ चली गई थी जब शिवसेना के सांसद भवन में कहते थे कि राम मंदिर बनवाने के लिए अध्यादेश लाओ और राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, लेकिन यही भाजपा कहते थे नहीं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हम अध्यादेश नहीं लाएंगे। और केजरीवाल के जो अधिकार है उनको छुड़ाने के लिए अध्यादेश लेके आ सकती है भाजपा, तो राम मंदिर के लिए अध्यादेश क्यों नहीं ला सकती थी उस टाइम पर? ठीक है। बात दूसरी बात कांग्रेस के समर्थन की न्याय यात्रा, इसमें क्या बात है? क्या गुलाब चंद दुबे जी इसके समर्थक है? भारत तोड़ो के समर्थक है क्या गुलाब चंद दुबे जी? भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, वो कोई भी निकाले, हम भी निकाले गुलाब चंद दुबे जी, शिवसेना आएगी, हम सब आएंगे। यदि राहुल गांधी, अच्छा, अब आप बताइए आप कौन सी यात्रा निकालेंगे? अब आप कौन सी यात्रा निकालेंगे? सवाल तो अब आपकी सियासी जो पारी है वो अब कैसे आप चलेंगे, कैसे खेलेंगे? सवाल तो आपका है। कांग्रेस तो ठीक है, वो जतन कर रही है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। अब आप अपना रास्ता बताइए, आपके पास क्या रास्ते हैं? योगेश जी आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको हमारा निर्णय मानना पड़ेगा। जो आलोक जी ने कहा था, विधायिका क्या है, कानून बना सकती है, लेकिन कानून का पालन करवाना सुप्रीम कोर्ट का काम है। यदि कोई विधायिका में नया कानून बना के आप लाएंगे तो निश्चित तौर पर उसका पालन करवाएगी। तो जो पिछले कानून बने हुए हैं उसके साथ तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया उसको समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे सुनील प्रभु जी थे उनको मान्य किया है, अजय चौधरी जी को बचने का मान्य किया है, सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि उद्धव जी ने यदि स्टेटस ना दिया होगा तो मुख्यमंत्री दोबारा बना देते। दूसरी बात, जो जिस मेन एक पॉइंट है कि तो 1999 का संविधान मांगा है अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष जी ने, राहुल नार्वेकर जी ने, तो 2018 का संविधान जब नहीं मान्य किया तो सारे जो विधायक हैं, सारे पार्षद, जो नगर सेवक चुने गए, जो भी सिंबल पे शिवसेना तीर कमान के सिंबल पे जो भी चुनाव हुए, उन सबको निष्कासित कर देना चाहिए, उनकी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। 2018 में जब उद्धव जी अध्यक्ष थे, सचिव कौन थे? देसाई जी, उन्होंने ए फॉर्म बी फॉर्म दिया है, उसको उसमें चुनाव आयोग ने मान्य किया। तब तो शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर कमान पर चुनाव लड़े, और इन्हीं ने ट्वीट किया है शिंदे जी ने, उद्धव जी का धन्यवाद, हमें एक बार फिर मौका दिया, तो तीर कमान पर चुनाव लड़के आए, उद्धव जी को अध्यक्ष माना और ये भी फॉर्म लिया। तो फिर जब ये मान्य 1999 का मान्य कर, चलिए कुलदीप तिवारी जी इसका जवाब देंगे। कुलदीप जी, उन्हीं के हस्ताक्षर से आप लोगों ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीत करके आए, विधायक बने, अलग अलग पदों पर विराजमान हुए, और अब कह रहे हैं कि 1999 का कानून चलेगा भाई, शिवसेना का जो है संविधान। इससे सवाल गुलाब चंद जी। जी जी जी, हाँ, आपसे सवाल है। जी जी योगेश जी, अभी करेक्ट हुआ। हमारे छोटे भाई हमारे आदरणीय तिवारी जी जिस ढंग से अपनी बात रखते थे, कुलदीप जी, कुलदीप जी, मैं समझता हूँ चीज के लिए कि जिस स्कूल में आपका जन्म हुआ है, वाकई में उस हमारे माता पिता ने सही नाम रखा है कुलदीप। अभी कल जिस ढंग से स्टेटमेंट हमारे मौर्य जी ने दिया है, मौर्य जी ने जिस ढंग से स्टेटमेंट दिया है, आप उससे सहमत हैं क्या कि जिस वक्त 1992 में गोली चलाई मुलायम सरकार के द्वारा, वो सही थी संविधान को बचाने के लिए? आप उससे सहमत है? जिस संविधान की आप गवाही दे रहे हैं, हमारे भाई जिस ढंग से आलोक जी अभी विस्तृत जानकारी दे रहे थे कि संविधान को कोई छू दे, कोई गुट छू दे, कोई दल छू दे, उसके बस की बात नहीं। संविधान अपनी विधा है, संविधान का अपना मायना होता है, संविधान के परिपाटी और परंपरा पर यह देश चलता है, ये व्यवस्थाएं चलती है। मेरे कुलदीप भाई, सच तो यह है कि अब आप लोगों के पास शेष अगर कुछ बचा है तो निकली भंवरगाह से जो कश्ती किसी तरह अगर खतरा हो बरकरार तो साहिल नहीं हो, कर जाते हैं अक्सर गलतियां, वे तजुर्बों के नाम पर भले जाहिर है उनका हासिल, मगर हासिल नहीं है। बात को समझना होगा। अब आपके पास एक मिनट कुलदीप भाई, थोड़ा कुलदीप जी थोड़ा तो सुनना सीखो, थोड़ा तो सुनना सीखो। आप बोलते रहेंगे, मैं बोलते रहूंगा, दोनों भाई एक दूसरे की बात नहीं समझ पाएंगे। यदि योगेश भाई ने बोलने का मुझे मौका है तो मेरी पूरी बात समझो इसके लिए। अभी भी मौका है, अभी भी वक्त बचा हुआ है माननीय बाला साहब ठाकरे की विरासत को बनाए रखने के लिए, उनको जतन करने के लिए। हम सभी हिंदुत्व विचारधारा के लोगों को जो सनातन धर्म से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोले कि 14 तारीख से
न्याय यात्रा निकालना ये उचित है कि 15 तारीख से सनातन धर्म के परिपाटी और परंपरा के अनुसार प्राण प्रतिष्ठान का समा होने जा रहा है अयोध्या में, वहां जाना न्याय उचित है। अरे निमंत्रण तो पहुंचाइए साहब, कह रहे हैं निमंत्रण नहीं मिला है। निमंत्रण नहीं दिया वो तो ये कह रहे हैं निमंत्रण नहीं दिया है। निमंत्रण की क्या आवश्यकता है? निमंत्रण के योगेश जी, निमंत्रण की उनको क्या आवश्यकता है? भैया भी जाएंगे, फिर वहां नहीं यदि ये जाएंगे। कहने में उनको अगर ये फक्र है उन्हें कहने में कि माननीय बाला साहब ठाकरे के विचार थे और सभी शिवसैनिकों ने बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया, उसमें शिवसैनिकों का हाथ नहीं पूरा पैर था, उनके सच्चे सपूत होने के नाते किस बात का निमंत्रण, किस बात का न्योता? या किसी व्यक्ति के बेटे या बेटी का शादी है, या अरे जिन्होंने गोली चलवाई कार सेवकों पर, उनको आप निमंत्रण दिला रहे हैं, और जिनका पूरा सहयोग रहा है इस बड़े लंबे आंदोलन में, उनको आप कह रहे हैं किस बात का निमंत्रण? ये भी तो एक बात सोचने वाली है ना। सच तो योगेश जी, निमंत्रण पाने के बावजूद भी उस अयोध्या के पार्श्वभूमि पे, उस प्रासंगिक मांगलिक प्रसंग, उस बेला पर निमंत्रण देने के बावजूद भी वो लोग नहीं पहुंचेंगे जिनको वहां नहीं पहुंचना चाहिए। वो लोग वही पहुंच सकते हैं, हमारे छोटे भाई कुलदीप तिवारी वहां पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे, मुझे विश्वास है। हम इनके ऊपर विश्वास भरोसा रखते शाही जी, हैं। लेकिन अब इनके पास, अब इनका सूर्य जो है, हाँ, सूर्य अस्त हो चुका है, हाँ, और आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने उस विराट को संभाला। सच तो उनको धन्यवाद देना चाहिए, उनका वंदन करना चाहिए। आज देश में पहली बार परिवार परंपरा को मटियामेट करने के लिए इस देश में एक में नेता पैदा हुआ है, जिसका नाम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। देख लीजिए, आने वाले काल में जात पात साम भाषा के बदक की याद में यह राजनीति चल जाएगी और कोई परिवारवाद नहीं चलेगा। कुलदीप जी, कोई परिवार नहीं चलेगा, गुलाब चंद जी, आदरणीय शिंदे जी कहते हैं 2014 में कि हमें इनके साथ चुनाव में नहीं जाना है, यदि आप इनके साथ चुनाव में जाएंगे तो भाजपा हमें खत्म कर देगी। उनके बयान हो सब कुछ है। 2014 में यही आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब कांग्रेस को चप्पल मारने से बात कर रहे थे। आपको याद दिलाना चाहूंगा कुलदीप जी, यही 2014-2019 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में यही उद्धव साहब कांग्रेसियों के वित्त मंत्री थे। अजीत दादा पवार वित्त मंत्री थे, अभी भी वित्त मंत्री है। अजीत दादा पवार शिवसेना के जो विधायक थे उनको वो फंड नहीं देते थे, तो अभी भी तो अजीत दादा पवार बन गए मंत्री और वित्त मंत्री। क्या हो गया? जैसे अजीत दादा, भगवान ने उनको ये समझ दी, उन्होंने सही वक्त रहते हुए, समय रहते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को उन्होंने स्वीकार किया। यही तो मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आप अपना नेताओं से बोलिए चीज के लिए। चलिए ठीक है, आगे बात आपकी दुबे जी, वो आगाह कर रहे हैं। देखिए, जो आप लोग आरोप लगाते हैं ना, कुलदीप जी, दुबे जी आगाह कर रहे हैं कि जो आप लोग आरोप लगाते हैं, सीबीआई, ईडी, आईटी, जितनी एजेंसियां हैं, ये सब परेशान करना बंद कर देंगी, आप बीजेपी के साथ आ जाइए, वो ये कह रहे हैं। जैसे अजीत दादा के साथ हुआ है ना, वही वो कह रहे हैं। जांच ठंडे रास्ते में चली गई। ठीक है, तो भी जा रहे हैं। आलोक साहब ने यही कहा कि संविधान या केंद्रीय एजेंसियों वो किसी हाथ का खिलौना नहीं है, वो अपना सही वक्त पे सही व्यक्ति ने काम करेंगे। एजेंसियों, ठीक है, अभी उस पर नहीं जाएंगे, आ रहे हैं, अभी उस पर भी जाएंगे। अच्छा ठीक है, संविधान को लेकर के नहीं, लेकिन जो एजेंसियों को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं वो आज के नहीं है, वो इतिहास इसका गवाह है। खैर ठीक है, शाही जी, एक बड़ी चाल चली गई है रणनीति के मामले में। वैसे भी बीजेपी को बड़ा माहिर बताया जाता है। देखिए, कांग्रेस को निमंत्रण दे दिया गया, समाजवादी पार्टी को निमंत्रण दे दिया गया। ये तो पूरा संदेह था कि भाई कांग्रेस जाएगी कि नहीं जाएगी। जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये तो सबके सामने था। सवाल जरूर थे, लेकिन सबको पता भी था कि उत्तर इसका क्या है। लेकिन उधर उद्धव साहब बेचारे कह रहे हैं, एक बार नहीं कई दफा संजय जी भी कह चुके हैं कि साहब बताइए, हमको तो निमंत्रण ही नहीं दिया गया। और मुझे लगता है कि अगर उनको निमंत्रण दिया जाता, जितना मेरा मानना है, जितना मैं आकलन कर पा रहा हूं, शायद ये लोग जरूर जाते, इसीलिए निमंत्रण नहीं दिया गया। योगेश जी, एक भूल सुधार करिए। भारतीय जनता पार्टी रणनीति में माहिर है और भारतीय जनता पार्टी निमंत्रण नहीं बांट रही है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास ये कार्यक्रम कर रहा है। हम लोग एक सेवक हैं वहां। हाँ। हम लोग कोई कुछ नहीं बांट रहे हैं। हम राम जी का प्रसाद अक्षत के रूप में गुलाब जी के साथ, आलोक जी के साथ, कुलदीप जी के साथ, योगेश जी के साथ मिलकर घर घर में पहुंचा रहे हैं। हम लोग वहां राम के सेवक हैं,
हम लोग कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। पहला ये भूल सुधार कर लीजिए। दूसरी बात, अब उसमें ये 8,000 लोगों को जो कहा गया है आने के लिए, उसमें 4 या 5,000 साधु संत हैं हमारे, और उसके बाद सभी दलों के प्रमुख लोग हैं। तो शायद मेरे हिसाब से जो विश्व हिंदू परिषद और तीर्थ क्षेत्र जो निमंत्रण पत्र दे रहा है, शायद उसमें उनका भी नाम हो और जरूर जाए, क्योंकि एक पार्टी के भले ही टूटी बिखरी पार्टी के हैं। थोड़ा पता करिए, जो पीएमओ में मिश्रा जी थे वो ये सब काम देंगे, थोड़ा पता करिएगा। जो पीएमओ में मिश्रा जी थे वो ये सब निमंत्रण बांटना, किसको देना, क्या करना, वो काम दे रहे, बताइए पीएमओ। अरे प्रभु तिवारी जी, वो तीर्थ क्षेत्र न्यास में है भाई, वो भाजपा में नहीं है। पीएमओ का होने का मतलब भाजपा हो गया। आप लोगों ने तो क्या सोच लिया भाई। अब थोड़ी देर सुन लीजिए। देखिए योगेश जी, कुल मिलाकर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की जो शिवसेना थी, वो उसके शिवसैनिक श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी के लिए अपार श्रद्धा का विषय रखते थे और हृदय में रखते थे उनको। बाला साहब ठाकरे जी का एक इंटरव्यू बड़ा ही चर्चित हुआ था कि जिस दिन कांग्रेस से हमको रिश्ते रखने पड़ेंगे उस दिन हम अपनी दुकान बंद कर देंगे। श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी तो नहीं रहे, लेकिन उनके शिवसैनिकों ने जाना और उनके बेटे को ये बताया कि दुकान बंद है, असली दुकान यहां जा रही है जो कांग्रेस से समझौता नहीं करेगी। जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी सोचते थे, उनके विचारों को हम आगे बढ़ाएंगे। माननीय शिंदे साहब के नेतृत्व में वो लोग आ गए इधर, और अब वो डफली बजाने के लिए दुकान उनकी बंद हो चुकी है कांग्रेस के साथ समझौता करके। अब तो वो सर पीट रहे हैं उद्धव साहब ठाकरे जी, इतनी सीट हमको कांग्रेस देगी। अब हम कहाँ जाएंगे? अभी तक तो मुझे टाइट कर रहे थे संजय राउत जी, 23 सीटें लूंगा, अब 2.3 मिलेगा। चलिए इसको मैं आलोक पांडे जी से समझूंगा, लेकिन साहिब जी आपने एक बात रखी कि बाला साहब ठाकरे जी ने ये बात कही थी कि कांग्रेस के साथ जिस दिन हमें जाना पड़ेगा मैं अपना शटर गिरा दूंगा। लेकिन जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे को लेकर के उद्धव गुट और शिंदे गुट भी लगातार हालांकि उनको लेकर के अपना दावा करता है कि उनकी विरासत को हम आगे संभाल रहे हैं, दोनों लोग कहते हैं संभाल रहे हैं। हाँ ठीक है, वही सच है। हाँ, वर्तमान का अगर हम वर्तमान के परिदृश्य से देखें तो बीजेपी में अगर कोई एक नेता है तो वो है नरेंद्र मोदी जी, और अगर उन्होंने जो बात कह दी वो अकाट्य मानी जाती है, ऐसा सबको पता है। नरेंद्र मोदी जी ने ही बात कही थी कि नेशनल करप्ट पार्टी कौन सी है, बड़े तथ्यात्मक तरीके से उन्होंने आंकड़ों के साथ बात रखी थी। तो मुझे लगता है कि अब एनसीपी जो नेशनल करप्ट पार्टी थी वो कब दूध से धुल गई और कब उसमें परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया, इसको भी देखना पड़ेगा ना फिर तो हमें। देखिए नहीं योगेश जी, एकदम बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और इसका कभी कभी सवाल का जवाब दब जाता है हल्ले में। ध्यान से सुन लीजिए इसको, एक 30-40 सेकंड में खत्म हो जाएगी। राजनीतिक दल हैं, चुने हुए सारे प्रतिनिधि हैं, चाहे अजीत जी हो, शिंदे साहब हो या हमारे फडणवीस साहब, सभी लोग वहां पर जो लोग हैं, या एनडीए के 38 दल जो हैं, सभी चुने हुए प्रतिनिधि हैं। कोई व्यक्ति एक साक्ष्य प्रस्तुत कर दे कि किसी के ऊपर कोई भी कार्यवाही रुकी है या उसको खत्म कर दिया गया है। उनकी पत्नी के नाम, अजीत दादा पवार की पत्नी के नाम जो केस था वो चल रहा है। क्लीन चिट किसके उसमें एक मामले में दी गई थी, किसकी सरकार थी याद कीजिए। नहीं युति ये जो है ना हम आपकी बात से सहमत है कि जांच चल रही है, हम आपकी बात से सहमत है, जांच चल रही है, लेकिन जो नेशनल करप्ट पार्टी है, जो महाभ्रष्ट लोग हैं, उनको अपनी शरण में लेना क्यों? पहले तो आप अपने आप को पवित्र करिए, पहले तो आप अपने आप को पवित्र करिए, और जब आप पाक साफ हो जाएंगे, जब आपके ऊपर जो वो दागदार ठप्पा लगा हुआ है जब वो हट जाएगा, तब आप हमारे शरण में आइए प्रभु, तब हम आपको लेंगे। योगेश जी आप तो इस तरीके की बात कर रहे हैं कि जैसे पुरी में और महाकालेश्वर में कहा जाता है कि सिला हुआ कपड़ा पहनकर मत आइए, लुंगी लपेट कर आइए, और इस समय नहीं आना है, गैर हिंदू का पुरी में प्रवेश वर्जित है। नहीं, फिर इसमें गहराई में हम और जाएंगे तो जब गुरु मंत्र गुरु दीक्षा दी जाती है तो उसमें भी इस तरीके की तमाम चीजें बताई जाती है, मैं उसको विरोध कर दूंगा तो फिर लंबे चले जाएंगे। नहीं शाही जी, ये किसी और ने नहीं कहा था, ये कोई आम कार्य सवाल इसलिए उठता है जनून है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही थी बात। अब योगेश जी आप तो ऐसे नाते थोड़ा सुन लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा या किसी ने, हम राजनीतिक दल हैं और चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो लोग, जब तक उनको कानून के द्वारा सजा न मिल जाए, पागल या दिवालिया ना हो जाए,
देश के विरुद्ध कोई आचरण ना हो, तब तक कोई ना नहीं है। हो। अभी कानून सम्मत वो आरोपी है, ठीक बात। उनको हम कैसे हटा दे भाई? शाही जी ये बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब अपने पर आती है, और यही बात कहा जाता था कि मुख्तार अंसारी या जो अतीक अहमद हैं, जब तक इनको कोर्ट, यही तो वो भी तर्क अरे देते वो थे। सब अपराधी थे, वो भोग रहे हैं। अरे अपराधी उनको तो सजा रेपिस्टों को मिल चुकी टिकट है। दे दी, अब मत जाइए, फिर लंबे चले जाएंगे। हमने कहा ना शाही जी, रेपिस्टों को टिकट दे दिया जाता है, विधायक बन जाते हैं, फिर अदालत का फैसला आया है, विधायकी चली गई है, सजा हुई है। अरे तो वो भी अपराधी, रेपिस्ट से बड़ा अपराधी, वो हत्या कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं। नहीं, रेपिस्टों को टिकट जो है, हाँ। कोई ये किसी ने देखा है कि रेप किया है? जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाए, आप और मैं कहने वाला कौन है? होते हैं वहां पर, आ गया आदेश, आ गया, विधायकी चली गई, सजा हो गई। शाही जी सजा हो गई, विधायकी चली गई बेचारे की, सजा हो गई, विधायकी चली गई। चल खैर ठीक है। आलोक पांडे जी, आपसे दो चीजें अब यहां पर समझना चाहेंगे। एक तो दाग हमारे पर हैं तो अच्छे हैं, सामने वाले पर हैं तो वो गंदे हैं। दूसरी बात कि अब जब ये नतीजे पे पहुंच गए हैं शिवसैनिक लोग, हालांकि उद्धव गुट के लोग कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अभी उनके पास रास्ते खुले हैं, लेकिन अब क्या उद्धव गुट के पास जो बार्गेनिंग पावर थी वो भी कम हो गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि जो अजीत पवार का मैटर है वो तब तक नहीं मानेंगे उन्हें जब तक कि उनकी कोई सजा ना हो जाए। तो ये बात फिर कहनी भी नहीं चाहिए कि वो करप्ट है। जब उनको करप्शन का सर्टिफिकेट मिल जाए, जेल चले जाए, तब कहना चाहिए था कि भाई ये लोग करप्ट हैं। तो पहले तो ये कहा गया कि ये लोग करप्ट है, अजीत पवार करप्ट है। कुलदीप जी रुकिए भाई, अरे कुलदीप जी रुकिए भाई, आलोक जी बात रख रहे हैं अपनी, रखने दीजिए, उसके बाद आते हैं आपके पास। बोलिए आलोक जी। देखिए, मैं किसी के बीच में एक शब्द नहीं, आलोक जी आप बोलिए, और आप लोग मैक्सिमम समय आप बोलते हैं, मैं तो 2 मिनट नहीं बोलता हूं, तो मुझे बोल तो लेने दीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये बात फिर कहने के पहले सोचना चाहिए था कि अजीत पवार एनसीपी में करप्ट है या नहीं। ये पहले तय कर लेते। पहले कहते हैं कि करप्ट है, अब कह रहे हैं कि जब तक न्यायालय से नहीं आएगा तब तक करप्ट नहीं है। ये दोनों बातें, हंस भी लो गाल भी फुला लो, ये दोनों बातें नहीं सही। हाँ, राजनीतिक कंपल्सन है भारतीय जनता पार्टी के पास कि अगर उसे अपने विचारों को आगे लेके जाना है तो उसे बहुत बार राजनीतिक समझौते करने पड़ते हैं। अब ये बीजेपी का प्रवक्ता तो नहीं कह सकता, मैं कह सकता हूं। तो चाहे वो जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ हो और चाहे भी इस अजीत पवार के साथ में हो, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि 2024 में जब वो चुनाव में जाए तो कोई भी गोटी उसकी फेल ना हो, सारी गोटियां सही कसी रहे। हर राज्य, हर जिला, हर ब्लॉक, हर तहसील तक वो अपनी रणनीति बना रही है। उसमें अजीत पवार सूट करते हैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए। इसलिए अजीत पवार के दाग को स्वीकार कर लिया गया है कि जब पकड़े जाएंगे इनकी जांच थोड़ी धीमी कर दो। ये तो सरकारें कर सकती है ना कि जांच तेज कर दो, जांच धीमी कर दो। तो अजीत पवार जी की जांच में थोड़ा फाइल दबने दो और उसमें थोड़ी मट्टी चल रहा है। अब आते हैं जरा उद्धव जी पे आते हैं। बार्गेनिंग पावर का शाही जी ने जिक्र किया, तो अब तो बड़ी कमजोर हो गई जो दावा किया जा रहा है 26 सीटों का। देखिए जी, मैं 30 सेकंड में इसका जवाब देता हूँ। उद्धव जी का गुट और कमजोर हो गया 23 सीटों का। अब उसके बाद बयान आने लगे कांग्रेस की तरफ से कि अब इनकी कोई हैसियत ही नहीं है, ये ओरिजिनल शिवसेना तो वो है, इनको जो हम जूठन देते वो मान ले। तो अब तो कांग्रेस इनको जूठन खिलाएगी, सीट की जूठन। मैं वो शब्द सर न जाए, कहावत में कह रहा हूं कि जो बचा खुचा तुम भी ले लो। वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी देगी कांग्रेस को, जैसे बिहार में आरजेडी जेडीयू गठबंधन देगा कांग्रेस को, वैसे ही महाराष्ट्र में कांग्रेस देगी उद्धव गुट को। तो उद्धव गुट तो इस समय पॉलिटिकली बहुत वीक है। अब जनता ही उसको कोई शक्ति प्रदान कर दे तो अलग। अच्छा, एक पहलू और अभी यहां पर छूट रहा है। एनसीपी का भी वही हाल है जो शिवसेना का है, उसका क्या? उस पर तो कोई सुनवाई ही नहीं, कोई नतीजा ही नहीं। देखिए, एनसीपी और शिवसेना दोनों इस समय बैक फुट पे है। अजीत पवार की तो शरद पवार की तो एक इमेज थी चाणक्य की भारतीय राजनीति में। इस समय चाणक्य एक टुकड़ा यहां गिरा, एक टुकड़ा वहां गिरा, ऐसी इमेज हो गई है। वो बेचारे अपनी ही इज्जत बचाए घूम रहे हैं कि हम जो है सही बने रहे, बस उतना बहुत है। तो भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में जो राजनीतिक गेम किया है उसने क्या किया, दूध की मलाई सब अपने पास रख ली, माठा दे दिया इन लोगों को। तो दोनों जो गुट है उनके पास माठा है, चाहे शरद पवार के पास भी हो वो वहां भी माठा है, और चाहे शिवसेना के पास जो उद्धव गुट है उनके पास भी माठा है। मतलब भाजपा ने अपने पास रख लिया है और महाराष्ट्र में राजनीतिक बढ़त भारतीय जनता पार्टी ने हासिल कर।
राजनीतिक बढ़त हासिल करती भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नजर आ रही है। तिवारी जी अब क्या करेंगे? देखिए, समझा दिया आलोक पांडे जी ने, जो छूटन है वही अब कांग्रेस देने वाली है। जो अभी तक बहुत मुझे लग रहा है दुबे जी कह रहे थे या शाही जी कह रहे थे, मूछों पर बड़ा ताव दिया जा रहा था, वो तो सारा ताव धरा का धरा रह जाएगा। देखिए, यदि इनमें इतना ही होता, कस्बा का आपको पता होगा कौन जीता चुनाव, महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका का चुनाव क्यों नहीं करवाते, सीनेट तक के चुनाव करवाते नहीं है, इतना इनको डर लगता है। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन में उद्धव जी के, संजय राउत जी के साथ में मीटिंग हुई है, आपको पता होगा परसों, वो सीट बंटवारे पे हमारे फैसला कल आया है, मीटिंग परसों हुई थी साहब। यहाँ पल पल में सियासी घड़ी की जो चाल है वो बदलती रहती है। योगेश जी आप शायद इस निर्णय को ना मानते हो, लेकिन आप शिवसेना का तो सब पहले से पता है शिवसेना को। भाई विधानसभा से बताया जाता है कि ये उसका है, भाई विधानसभा जो अध्यक्ष होता है, हमारे जो निर्णय आने के पहले उद्धव जी ने क्या बोला था, संजय राउत जी ने क्या बोला था, मैं फिक्स है, तो ये तो सबको पता था। कांग्रेस को पता नहीं था क्या शिवसेना को पता नहीं था, क्या एकनाथ शिंदे जी को पता नहीं रहा होगा कि निर्णय क्या आने वाला है? यदि एकनाथ शिंदे जी को पता नहीं था, बड़े दूरदर्शी और भविष्यवाणी जो है आप लोग तय कर लेते हैं। आपको ये पहले पता था तो आप सुप्रीम कोर्ट की भी आपको मतलब क्या आदेश आएगा वहां पर फिर जाने की जरूरत क्या है? आप लोग पहले बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही नहीं, फिर जाने के लिए तैयारी में है उद्धव गुट, फिर जाने की तैयारी में है, कह रहा है फिर एक बार जाएंगे और वहां पर अगर इनके पक्ष में फैसला आएगा तब तो लोकतंत्र, संविधान और सुप्रीम कोर्ट पर भी उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर वहां से निर्णय ठीक आया तब तो माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट भी है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाने वाले हैं उद्धव गुट की तरफ से नेता। अभी हम बयान सुनवाए थे ना, राज्यसभा में हाँ, पक्ष में फैसला है तो वाह वाह, और अगर पक्ष में फैसला ना आए, हमारे हित में फैसला, हमारे अनुकूल फैसला ना आए, प्रतिकूल फैसला आए, तो सवाल खड़े करना ये नैतिकता है, ये आप कह रहे हैं। और उस पर आप सवाल इस तरीके के खड़े कर दें कि संविधान की हत्या बताने लगे, लोकतंत्र की हत्या बताने लगे और सुप्रीम कोर्ट का होना ना होना बराबर बताने लगे। खैर, आप लोग सवाल उठाइए और जनता के बीच में जाइए। आप सभी राजनीतिक दलों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आप लोग मेहनत करते रहिए और जीत हासिल करते रहिए। और आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है इसलिए चर्चा को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। और लगातार महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरीके से अब वार और पलटवार देखने को मिल रहा है, अब देखने वाली बात यह होगी कि उद्धव गुट का अगला कदम क्या होगा और उस कदम के चलने के बाद उद्धव गुट को फायदा क्या नजर आता है, सियासी फायदा, ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही।